बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नवीं जमात के लिए जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है बैरूनी अमल। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। बैरूनी अमल, इस सबक में हम नदी के आमाल और ज़मीनी शक्लें, बर्फानी नदी के आमाल और ज़मीनी शक्लें, हवा के आमाल और ज़मीनी शक्लें, समुंदरी लहरों के आमाल और ज़मीनी अशकाल, आखिर में ज़ेर ज़मीन पानी के आमाल और ज़मीनी अशकाल का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता सबक में हम पढ़ चुके हैं कि उरिया कारी के अमल से ज़मीन की झीज होती है। उरिया कारी से तैयार होने वाले कीचड़ का ढेर मुख्तलिफ अवामिल के ज़रिए बहकर आगे चला जाता है। अवामिल की रफ्तार कम होने पर उसका ज़ख़ीरा होता है। इस तरह से बहता पानी, नदी, बर्फानी नदी, हवा, समुंदरी लहरें और ज़ेरे ज़मीन पानी, ये अवामिल उरियाकारी, अमल इंतकाल और इज्तिमाकारी या अमानतकारी में मदद करते हैं। इन अवामिल की वजह से सतह ज़मीन पर मुसलसल तब्दीलियाँ होती रहती हैं और ज़मीन की नई नई शक्लें बनती रहती हैं। इसमें से चंद शक्लों की मालूमात हम इस सबक के ज़रिए हासिल करेंगे। बताइए तो भला, चश्मा, नाली, नाला और नदी में आप किस तरह फ़र्क करेंगे? हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ रिल, गली, स्ट्रीम एंड अ रिवर? धारा किसे कहते हैं? बारिश के पानी के बहाव से बनने वाले बहुत ही छोटे से पानी के बहाव को पानी का धारा कहते हैं। ये है बारिश के पानी के बहाव से बनने वाला धारा। नाला किसे कहते हैं? कई धारों से मिलकर एक नाला बनता है। बारिश के पानी के बहाव से बनने वाले बहुत ही छोटे से पानी के बहाव को पानी का धारा कहते हैं और इस तरह के कई धारों से मिलकर एक नाला बनता है। चश्मा, कई नाले एक साथ मिलकर चश्मा बनाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये है चश्मा।
बहुत से चश्मे एक साथ मिलकर बड़े बहाव की एक नदी बनाते हैं। तो आप जान गए होंगे धारा, नाला, चश्मा और नदी में क्या फर्क है। बारिश के पानी के बहाव से बनने वाले बहुत ही छोटे से पानी के बहाव को पानी का धारा कहते हैं। इस तरह के कई धारों से मिलकर एक नाला बनता है। कई नाले एक साथ मिलकर चश्मा बनाते हैं। बहुत से चश्मे एक साथ मिलकर बड़े बहाव की एक नदी बनाते हैं। उरियाकारी के अमल से जमीन की झीज होती है। उरियाकारी से तैयार होने वाले कीचड़ का ढेर मुख्तलिफ अवामिल के ज़रिए बहकर आगे चला जाता है। उसकी रफ्तार कम होने पर उसका ज़ख़ीरा होता है। इस तरह से बहता पानी यानी नदी, बर्फानी नदी, हवा, समुंदरी लहरें और ज़ेर ज़मीन पानी, ये अवामिल उरियाकारी, अमल इंतकाल और इज्तिमाकारी में मदद करते हैं। इन अवामिल की वजह से सतह ज़मीन पर मुसलसल तब्दीलियाँ होती रहती हैं और ज़मीन की नई नई शक्लें बनती रहती हैं। उसमें से चंद शक्लों की मालूमात हम इस सबक के ज़रिए हासिल करेंगे। सबसे पहले नदी के अवामिल और ज़मीनी शक्लें। इसमें हम नदी की खुदाई का अमल, इरोजनल वर्क ऑफ रिवर्स, नदी का अमल इंतकाल और अमानतकारी, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय रिवर्स का मुताला करेंगे। नदी किसे कहते हैं? कुदरती तौर पर जमा होने वाले पानी का बहाव कशिशे सकल के असर से सतह ज़मीन से ढलान की तरफ होता है, जो खुद अपना रास्ता बनाता है। उसे नाला कहते हैं। ऐसे कई नाले यकजा होने पर एक नदी बनती है। सतह ज़मीन की ढलान, चट्टानों की किस्में, नदी में बहने वाले पानी की मिक़दार व रफ्तार, बहाव की लंबाई, नदी में तहलील शुदा मिट्टी की मिक़दार वग़ैरह अवामिल पर नदी की खुदाई, बहाव और जमा करने का अमल मुनहसिर होता है। नदी की खुदाई का अमल, इरोजनल वर्क ऑफ रिवर्स। नदी की शुरुआत सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पर होती है। यहाँ नदी बहुत तेज़ रफ्तारी से बहती है, इसलिए उसकी झीज करने की ताकत भी सबसे ज़्यादा होती है। नदी के तेज़ रफ्तार बहाव की वजह से उसकी रेत, छोटे पत्थर और उससे मिलने वाली कई मौविन नदियों की वजह से
नदी की तह में किनारों की खुदाई होती है। उसकी वजह से घाट, वी शक्ल की वादी, आबशार वगैरह ज़मीनी शक्लें तैयार होती हैं। तो नदी के तेज रफ्तार बहाव की वजह से उसकी रेत, छोटे पत्थर और मिलने वाली कई मौविन नदियों की वजह से नदी की तह और किनारों की उरियाकारी होती है। इस वजह से घाट, वी शक्ल की वादी, आबशार वगैरह ज़मीनी शक्लें तैयार होती हैं। नदी की खुदाई का अमल हमने देखा। नदी की शुरुआत सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पर होती है। यहाँ नदी बहुत तेज़ रफ्तारी से बहती है, इसलिए उसकी झीज करने की ताकत भी सबसे ज़्यादा होती है। नदी के तेज़ रफ्तार बहाव की वजह से उसकी रेत, छोटे पत्थर और उससे मिलने वाली कई मौविन नदियों की वजह से नदी की तह और किनारों की उरियाकारी होती है। इसकी वजह से घाटी, वी शक्ल की वादी, आबशार वगैरह ज़मीनी शक्लें तैयार होती हैं। अब हम समझेंगे नदी का अमले इंतकाल और अमानतकारी, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय रिवर्स। नदी पहाड़ी इलाकों से ढलान की तरफ बहती है। पहाड़ की तराई में ढलान बदल जाने से नदी के साथ बहने वाले अवामिल उस जगह जमा होते हैं। तिकोनी शक्ल में होने वाली इस अमानतकारी की वजह से पंखा नुमा मैदान तैयार होते हैं। ये हैं पंखा नुमा मैदान जो तिकोनी शक्ल में होने वाली अमानतकारी की वजह से तैयार होते हैं। इस तस्वीर में आप पंखा नुमा मैदान वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। और ये कैसे तैयार होते हैं? नदी पहाड़ी इलाकों से ढलान की तरफ बहती है। पहाड़ की तराई में ढलान बदल जाने से नदी के साथ बहने वाले अवामिल उस जगह जमा हो जाते हैं। तिकोनी शक्ल में होने वाली इस अमानतकारी की वजह से पंखा नुमा मैदान तैयार होते हैं। सुस्त ढलान की वजह से नदी का बहाव भी सुस्त हो जाता है। छोटी छोटी रुकावटों से मुड़कर नदी सांप की तरह बल खाती आगे बढ़ती है। समुंदर में पहुंचने तक नदी का किनारा खूब फैल जाता है और रफ्तार में कमी आ जाती है। तो समुंदर में पहुंचने तक नदी का किनारा खूब फैल जाता है और रफ्तार में भी कमी आ जाती है। नदी का गारा उसके किनारे के इलाकों में जमा हो जाता है। नदी के गारे को जमा होने के लिए नदी की लंबाई, नदी के पानी का तनासुब, गारे की मिकदार, सतह ज़मीन
और नदी की ढलान वगैरह अवामिल ज़रूरी हैं। इस तरह गारा एक जगह जमा होकर नदी के किनारे के अतराफ सैलाबी पुश्ते, सैलाबी मैदान और तिकोनी इलाके यानी डेल्टा वगैरह तैयार होते हैं। डायग्राम की मदद से हम नदी के आमाल का इरादा करेंगे। नदी की शुरुआत सतह समुंदर से काफ़ी बुलंदी पर होती है। यहाँ नदी बहुत तेज़ रफ्तारी से बहती है, इसलिए उसकी झीज करने की ताकत भी सबसे ज़्यादा होती है। नदी के तेज़ रफ्तार बहाव की वजह से उसकी रेत, छोटे पत्थर और उसे मिलने वाली कई मौबिन नदियों की वजह से नदी की तह और किनारों की उरियाकारी होती है। इस वजह से घाटी, वी शक्ल की वादी, आबशार वगैरह ज़मीनी शक्लें तैयार होती हैं। नदी पहाड़ी इलाकों से ढलान की तरफ बहती है। पहाड़ की तराई में ढलान बदल जाने से नदी के साथ बहने वाले अवामिल उस जगह जमा हो जाते हैं। तिकोनी शक्ल में होने वाली समानतकारी की वजह से पंखा नुमा मैदान तैयार होते हैं। सुस्त ढलान की वजह से नदी का बहाव भी सुस्त हो जाता है। छोटी छोटी रुकावटों से मुड़कर नदी सांप की तरह बल खाती आगे बढ़ती है। समुंदर में पहुंचने तक नदी का किनारा खूब फैल जाता है और रफ्तार में कमी आ जाती है। नदी का गारा उसकी तह और किनारे के इलाकों में जमा हो जाता है। नदी के गारे को जमा होने के लिए नदी की लंबाई, पानी का तनासुब, गारे की मिकदार, सतह ज़मीन और नदी की ढलान वगैरह अवामिल ज़रूरी हैं। इस तरह गारा एक जगह जमा होने की वजह से नदी के किनारे के अतराफ सैलाबी पुश्ते, सैलाबी मैदान और मुसल्लसी इलाके यानी डेल्टा वगैरह तैयार होते हैं। तो ये हैं सैलाबी पुश्ते और सैलाबी मैदान। जो नदी के साथ बहाकर आए हुए गारे के एक जगह जमा होने की वजह से नदी के किनारे के अतराफ तैयार होते हैं। नदी के अमल इंतकाल और अमानतकारी की वजह से सैलाबी पुश्ते, सैलाबी मैदान और डेल्टा वगैरह तैयार होते हैं। आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 31 पर ये सरगर्मी दी हुई है। क्या आप ये कर सकते हैं? नदी के अवामिल की वजह से तैयार होने वाली चंद ज़मीनी शक्लें दी हुई हैं, उन्हें देखिए और ये ज़मीनी शक्लें नदी के किन अवामिल की वजह से तैयार हुई हैं, तस्वीर के चौकोन में लिखिए। सबसे पहली शक्ल दी हुई है घाटी की। तो नदी के किस अमल की वजह से जमीन की ये शक्ल तैयार होती है? नदी की उरियाकारी की वजह से। तो चौकोन में हम लिखेंगे नदी की उरियाकारी। दूसरी तस्वीर में नदी का बल खाता हुआ मोड़ दिखाई दे रहा है। नदी का अमल इंतकाल और अमानतकारी यानी इज्तिमाकारी। तीसरी तस्वीर पंखानुमा मैदान की है।
اور آپ جانتے ہیں یہ شکل تیار ہوتی ہے ندی کے عمل انتقال اور امانت کاری یعنی اجتماع کاری کی وجہ سے۔ یہ ہے سیلابی پشتے اور سیلابی میدان۔ ندی کا عمل انتقال اور امانت کاری یعنی اجتماع کاری اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ یہ تصویر ہے وی شکل کی وادی کی۔ تو آپ جانتے ہیں وی شکل کی وادی ندی کے کس عمل کی وجہ سے تیار ہوتی ہے؟ ندی کی اریاں کاری یعنی ندی کے کھدائی کے عمل کی وجہ سے۔ تو ندی کی اریاں کاری کی وجہ سے وی شکل کی وادی تیار ہوتی ہے۔ درسی کتاب میں صفحہ نمبر 31 پر آپ کے لیے ہدایت ہے، ذرا غور کیجئے۔ کوکن کے ساحلی علاقوں میں کئی کھاڑیاں ہیں لیکن ایک بھی تکونی علاقہ نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ Think about it. Many creeks are found in the coastal areas of Konkan, but no delta. Why? تو آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں زیادہ طویل ندیاں اپنے ساتھ جو گارا بہا کر لاتی ہیں وہ ان کے دہانے پر جمع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ندی بہت سی شاخوں میں بٹ جاتی ہے اور پھر سمندر میں ملتی ہے۔ اس لیے سمندر کے کنارے پر ڈیلٹا یعنی تکونی علاقے بن جاتے ہیں۔ یہ ہے کوکن کا خوبصورت ساحلی علاقہ۔ کوکن کی ندیاں نسبتاً چھوٹی اور تیز رفتار ہوتی ہیں، اس لیے بہت کم گارا اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوکن کا ساحلی علاقہ دندانے دار ہے، اس وجہ سے کوکن میں کھاڑیاں تو بہت ہیں لیکن ڈیلٹا نہیں ہیں۔ برفانی ندی کے اعمال اور زمینی شکلیں، ورک آف گلیشیئرز اینڈ لینڈ فارمز۔ اس کے تحت ہم برفانی ندی کی کھدائی، ایروژن ورک بائی گلیشیئرز اور برفانی ندی کا عمل انتقال اور امانت کاری یعنی ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈپوزیشن بائی گلیشیئرز کا مطالعہ کریں گے۔ برفانی ندی کے اعمال اور زمینی شکلیں، جن علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہوتا ہے ایسے علاقوں میں برفانی شکل میں برسات ہوتی ہے۔ اس کا تفصیلی مطالعہ ہم انشاءاللہ سبق نمبر 5 بارش میں کریں گے۔ برفانی برسات کی وجہ سے سطح زمین پر برف کی پرت تیار ہوتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جن علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہوتا ہے ایسے علاقوں میں برف کی شکل میں برسات ہوتی ہے۔ برف کے زیادہ وزن کی وجہ سے یہ پرت سطح زمین سے ڈھلان کی طرف کھسکتی ہے۔ پرت کی تہ میں زمین سے لگا ہوا برف دباؤ اور گھسائی کی وجہ سے پگھلنے لگتا ہے اور برفانی ندی نہایت سست رفتاری سے ڈھلان کی جانب بہتی ہے۔
जिन इलाकों में बर्फ की शक्ल में बरसात होती है वहाँ सतह ज़मीन पर बर्फ की परत तैयार होती है। बर्फ के ज़्यादा वज़न की वजह से ये परत सतह ज़मीन से ढलान की तरफ खिसकती है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। परत की तह में ज़मीन से लगा हुआ बर्फ दबाव और घिसाई की वजह से पिघलने लगता है। इस एनिमेटेड इमेज के ज़रिए आप बेहतर तौर पर समझ सकेंगे कि किस तरह बर्फ के ज़्यादा वज़न की वजह से बर्फ की परत सतह ज़मीन से ढलान की तरफ खिसकती है। परत की तह में ज़मीन से लगा हुआ बर्फ दबाव और घिसाई की वजह से पिघलने लगता है और बर्फानी नदी निहायत सुस्त रफ्तारी से ढलान की जानिब बहती है। नदी की तरह बर्फानी नदी भी खुदाई, अमल इंतकाल और अमानतकारी के अमाल अंजाम देती है। तो आइए अब बर्फानी नदी की उरियाकारी को समझने की कोशिश करते हैं। बर्फानी नदी की उरियाकारी। हमने देखा कि दबाव और घिसाई की वजह से परत की तह में ज़मीन से लगा हुआ बर्फ पिघलने लगता है और बर्फानी नदी निहायत सुस्त रफ्तारी से ढलान की जानिब बहती है। रफ्तार कम होने के बावजूद बर्फ की कमियत ज़्यादा होने की वजह से बर्फानी नदी अपनी तह और किनारों पर बड़े पैमाने पर उरियाकारी का अमल अंजाम देती है। बर्फानी नदी की उरियाकारी की वजह से सर्क, धारदार किनारा और कर्नुमा चोटी, यू शक्ल की वादी, मौलिक वादी यानी हैंगिंग वैलीज और चटियल चट्टान जैसी ज़मीनी शक्लें तैयार होती हैं। ये है सर्क। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसे हरम नुमा भी कहते हैं। मज़ीद तस्वीर यहाँ मौजूद हैं। बर्फानी नदी की उरियाकारी की वजह से तैयार होने वाली ज़मीन की ये शक्ल है जिसे सर्क कहते हैं। ये है धारदार किनारा। बर्फानी नदी की उरियाकारी के सबब तैयार होने वाली ज़मीनी शक्ल। ये है ग्लेशियल हॉर्न यानी कर्ण नुमा चोटी। कर्ण यानी सींग। तो ये देख रहे हैं आप, सींग की शक्ल की नज़र आ रही है, इसलिए अंग्रेजी में इसे ग्लेशियल हॉर्न और उर्दू में कर्ण नुमा चोटी कहते हैं। यू शेप्ड वैली, यू शक्ल की वादी नज़र आ रही है। ये भी बर्फानी नदी की उरियाकारी की वजह से तैयार होने वाली ज़मीनी शक्ल है। मौलिक वादी, हैंगिंग वैली। चटियल मैदान। हमने बर्फानी नदी की उरियाकारी से तैयार होने वाली चंद ज़मीनी शक्लों का मुताला किया। इनमें सर्क, धारदार किनारा,
قرن نما چوٹی، یو شکل کی وادی، معلق وادی اور چٹیل چٹان جیسی زمینی شکلیں شامل ہیں۔ برفانی ندی کی عریاں کاری کے بعد اب ہم برفانی ندی کا عمل انتقال اور امانت کاری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ برفانی ندی بہتے ہوئے اپنے ساتھ گارا کیچڑ لاتی ہے، اس گارے کو زائلے کہتے ہیں۔ These sediments are called moraines۔ زائلے کی امانت کاری کی جگہ کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ زمینی زائلے جنہیں انگریزی میں گراؤنڈ مورینز کہتے ہیں، عقبی زائلے یعنی لیٹرل مورینز، درمیانی زائلے جو انگریزی میں میڈیل مورینز کہلاتے ہیں، اور اختتامی زائلے یعنی ٹرمینل مورینز۔ یہ ہیں گراؤنڈ مورین یعنی زمینی زائلے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں عقبی زائلے، درمیانی زائلے اور اختتامی زائلے۔ اس سیشن میں ہم نے ندی کے اعمال اور زمینی شکلیں اور برفانی ندی کے اعمال اور زمینی شکلیں سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم ہوا کے اعمال اور زمینی شکلیں، سمندری لہروں کے اعمال اور زمینی شکلیں اور زیر زمین پانی کے اعمال اور زمینی اشکال کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔